हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 9 हिंदी क्षितिज भाग 1 से मेरे संग की औरतें पढ़ेंगी, जिसकी लेखिका हैं मृदुला गर्ग। लेखिका द्वारा लिखा गया यह एक संस्मरणात्मक गद्य है, जिसमें लेखिका ने अपने परिवार की औरतों, अपनी नानी, अपनी माँ तथा अपनी 4 बहनों के बारे में बताया है। उसने तत्कालीन घरेलू आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक स्थिति से परिचित कराया है। लेखिका अपनी नानी के बारे में कहती हैं कि वह अपनी नानी को नहीं देख सकी थी, क्योंकि उनकी मृत्यु उनकी लेखिका की माँ की शादी से पहले ही हो गई थी। तो लेखिका अपनी नानी के व्यक्तित्व के बारे में सुनकर ही बहुत कुछ जान सकी, क्योंकि लेखिका की नानी लेखिका के जन्म से पूर्व ही संसार से जा चुकी थी। नानी की कहानियाँ लेखिका नहीं सुन सकी, परंतु लेखिका लोगों के लिए कहानियाँ लिखती हैं। लेखिका के नानी के जीवन की कहानियाँ भी रहस्यमयी हैं। लेखिका अपनी नानी के बारे में जो समझ सकी थी वह इस प्रकार है कि वे एक परंपरावादी, अनपढ़ और पर्दानशी महिला थी। उनकी नानी परंपराओं को मानने वाली, अनपढ़ तथा पर्दा करने वाली महिला थी। उनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें घर पर छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए। जब कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से वकालत की डिग्री लेकर वापस आए तो उनके आचार विचार में अंग्रेजियत साफ झलकती थी। नानी इन बातों से दूर रहकर अपना जीवन अपने ढंग से जीती थी। उन्होंने कभी भी अपनी इच्छा का इजहार अपने पति के सामने नहीं किया। अपनी मृत्यु निकट जानकर उन्होंने अपने पति के स्वतंत्रता सेनानी मित्र प्यारेलाल सलमा को बुलवाकर कहा कि उनकी बेटी का रिश्ता अपने जैसे किसी स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से करा दें। उनकी इच्छा अनुसार लेखिका की मां का विवाह आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने वाले एक होनहार लड़के से हो गया। इस कारण उन्हें यह सादा जीवन जीना पड़ा। तो इसमें लेखिका कहती हैं कि जो उनकी नानी थी, उनका विवाह एक ऐसे व्यक्ति से हो गया जो विलायती संस्कृति से बहुत अधिक प्रभावित थे। उनके पति कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बैरिस्ट्री पढ़कर आए थे और अंग्रेजी रहन सहन के अनुसार ही जिंदगी जीने लगे, पर नानी पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वे अपने तरीके से ही जीवन जीती रहीं। उन्होंने पति की जीवन शैली का कभी भी विरोध नहीं किया। नानी ने मौत को करीब पाकर अपने पति से कहकर प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा को बुलवा लिया। तब घर के सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। क्यों रह गए? क्योंकि वो एक पर्दानशी औरत थी, पर्दा करती थी, और वो अपनी बेटी की शादी किसी साहब से न करवाकर आज़ादी के सिपाही अर्थात स्वतंत्रता सेनानी से करवाना चाहती थी। अतः यह जिम्मा नानी ने क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा को सौंप दिया। नानी की इस इच्छा से अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है कि वे विचारों के स्तर पर अपने पति से भिन्न एवं आज़ाद विचारों वाली महिला थी। उनके मन में आज़ादी की भावना कूट कूट कर भरी थी। लेखिका की मां का विवाह एक पढ़े लिखे होनहार युवक से हो गया, जो स्वतंत्रता सेनानी भी था। आज़ादी के आंदोलन में सक्रिय रहने के कारण उन्हें आईसीएस की परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया था। लेखिका की मां दुबली पतली व नाजुक थी। उन्हें खादी की साड़ी पहननी पड़ती थी, जो उनसे बड़ी मुश्किल से संभल पाती थी। वे रात भर जागकर खादी की साड़ी बांधने का अभ्यास करती। वैसे भी लेखिका की मां कमजोर शरीर की थी। वे घर में किताबें पढ़ती, साहित्य चर्चा, संगीत सुनती। एक तो माँ झूठ नहीं बोलती थी, दूसरे लोगों की जो गोपनीय बातें अपने तक ही सीमित रखती थी। इस कारण उनका घर और बाहर दोनों ही जगह मान सम्मान था। ऐसे ही लेखिका की परदादी थी, जो सदैव लीक से हटकर काम करती थी। लेखिका ने अपनी माँ के बारे में बताया है कि पिता, जो उनकी माँ थी, वो लेखिका के पिता के पास कोई पुस्तनिक धन भी नहीं था। पिता खाली हाथ थे, परंतु माँ की ईमानदारी, सुंदरता और नजाकत और साहबी खानदान के कारण परिवार के लोग प्रभावित थे। वे निष्पक्ष तथा गैर दुनियादारी भी थी, इसलिए कोई उनसे घर के सामान्य कामकाज की उम्मीद भी नहीं करता था। लेखिका की माँ घर के कामकाज नहीं करती थी, पर उनसे कोई करने के लिए कहता भी नहीं था। उनकी केवल सलाह भर ली जाती थी। लेखिका ने अपनी माँ को भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। वे बच्चों के खान पान में भी अधिक रुचि नहीं लेती थी। उसके बाद लेखिका ने अपनी परदादी के बारे में कहा है कि लेखिका की परदादी को भी संसार में लीक से हटकर चलने का शौक था। उन्होंने लेखिका की माँ के लिए लड़की की मन्नत मांगी। भगवान ने उनकी ऐसी सुनी कि एक के बाद एक 5 लड़कियां हुई। परदादी के विषय में यह प्रसिद्ध था कि भगवान उनकी जरूर सुनता है। उनकी मन्नत का कारण लोगों को समझ में नहीं आया, अतः वह रहस्य बनकर रह गया।
और वे फालतू सामान एकत्र करने के बजाय दान दे दिया करती थी। उन्होंने अपनी बहू के लिए गर्भवती होने पर मंदिर में भगवान से लड़की पैदा होने की मन्नत मांगी और यह बात सभी को बता दी। उनकी बार बार की मन्नत से भगवान में अफरा तफरी आकर एक के बाद एक करके 5 कन्याएं उतार दी और बेटा केवल एक। एक बार हवेली में के मर्द किसी बारात में गए थे और औरतें रत जगा कर रही थी। तभी एक चोर उसी कमरे में घुस आया जिसमें लेखिका कहती है कि एक बार एक चोर कमरे में घुस आया जहां परदादी सो रही थी। कुछ आहट होते ही परदादी की आंख खुल गई। चोर डर गया। तभी परदादी ने चोर से पानी लाने को कहा। पानी लाते समय चोर को पकड़ लिया गया और उनके सामने लाया गया। उन्होंने पानी पीकर आधा पानी चोर को पिलाया और उसे बेटा मानते हुए चोरी छोड़ खेती करने की नेक सलाह दी। उनकी सलाह मानकर चोर ने चोरी का काम छोड़ दिया और खेती करने लगा। यहाँ पर लेखिका बताती है कि उनकी परदादी ने एक चोर को भी एक भला इंसान बना दिया। पहले वो अपनी माँ के बारे में कहती हैं कि घर में माँ का आदर सम्मान था और अपने बच्चों के साथ दोस्त की तरह रहा करती थी और मातृत्व की कमी पिता पूरा कर दिया करते थे। जो माँ का काम था वो पिता पूरा कर दिया करते थे। और वहाँ परदादी के बारे में बताती हैं कि परदादी के कुछ कारनामे ऐसे थे जिनके कारण एक चोर भी भला इंसान बन गया। लेखिका के घर का वातावरण कैसा था? लेखिका के घर में सभी को निजी स्तर पर अपने तरीके से जीवन जीने की छूट थी। किसी की चिट्ठी भी कोई दूसरा नहीं खोलता था और ना तो कोई किसी से पूछता था कि उसमें क्या लिखा है। इन्हीं सब कारणों से लेखिका और उसके 3 भाई बहन लेखन के क्षेत्र में प्रवेश कर पाए। 15 अगस्त 1947 को देश में जब आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था तब लेखिका को टाइफाइड बुखार था। डॉक्टर की सलाह के कारण वह बाहर ना जा सकी। उसके पिता ने उसे ब्रदर्स कारामजोव नामक उपन्यास दिया जिसके कई अंशों को लेखिका ने बार बार पढ़ा। लेखिका अपनी नानी, माँ और परदादी के बारे में बताने के बाद अब अपनी बहनों के बारे में कहती हैं कि उसकी सबसे बड़ी बहन थी मंजुल, जिसे घर में रानी कहते थे। लेखिका अपने भाई बहनों के बारे में बताती हैं कि उनकी जो बड़ी बहन थी वो मंजुल थी, जिनका नाम मंजुला भगत था, जिनका घर का नाम रानी था। लेखिका 4 बहनें थीं और एक भाई राजीव था। चारों बहनों में लड़की होने की कोई हीन भावना नहीं थी। चारों बहनों ने लीक पर चलने से इनकार कर दिया। दूसरे नंबर पर लेखिका थी जिसका घर का नाम उमा था। तो यहाँ वो अपनी बड़ी बहन के बारे में बताती हैं कि उसने शादी के बाद मंजुला भगत के नाम से लिखना शुरू कर दिया। दूसरे नंबर की लेखिका ने शादी के बाद मृदुला गर्ग के नाम से लिखना शुरू कर दिया। इसके बाद की 2 बहनें रेणु और चित्रा लेखन कार्य से बची रहीं। सबसे छोटी बहन अचला अंग्रेजी में लिखने लगी तथा छोटा भाई राजीव हिंदी में लिखने लगा। उनकी बहन रेणु बीए नहीं करना चाहती थी, परंतु पिताजी और घर वालों का मन रखने के लिए उसने किसी तरह बीए कर लिया। लेखिका से छोटी बहन का घर का नाम गौरी और बाहर का चित्रा था। सबसे छोटी बहन रेणु यानी अचला थी। लेखिका का भाई हिंदी में और अचला अंग्रेजी में लेखन के क्षेत्र में जुड़ गए थे। उनकी जो तीसरी बहन रेणु स्वयं कम और दूसरों को ज़्यादा पढ़ाती थी। उसके अपने अंक कम किंतु उससे पढ़ने वालों के अंक अधिक आते थे। वह दृढ़ निश्चयी थी। उसने अपनी पसंद के लड़के से ही शादी की। सबसे छोटी बहन अचला ने पत्रकारिता में प्रवेश लिया और पिताजी की पसंद से शादी कर ली। बाद में वह भी लेखन कार्य में संलग्न हो गई। विवाह के बाद लेखिका को बिहार के डालमिया नगर जैसे पिछड़े स्थान पर रहना पड़ा। यहाँ सिनेमा देखते समय पति पत्नी अलग अलग बैठते थे। उन्होंने वहाँ मर्दों औरतों को एक साथ नाटक करने के लिए राजी कर लिया और नाटकों से अकाल राहत कोष के लिए धन एकत्र किया। इसके बाद लेखिका कर्नाटक के बांगलकोट में रही। वहाँ उन्होंने कैथोलिक बिशप से स्कूल खोलने की प्रार्थना की जिसे उन्होंने अनसुना कर दिया। तो इसमें लेखिका कहती हैं कि लेखिका उनके विवाह के पश्चात बिहार के एक कस्बे डालमिया नगर में रही। वहाँ की औरतों के साथ उसने कई नाटक किए, जबकि वहाँ पुरुष महिला एक साथ बैठकर पिक्चर भी नहीं देखते थे। मतलब वहाँ बहुत अलग अलग रहते थे। ऐसी मानसिकता वाले लोगों को इस बात के लिए तैयार किया कि वे पराये मर्दों के साथ मिलकर नाटकों में भाग लें। 4 वर्ष तक नाटक करने के बाद जो धन एकत्र हुआ उसे अकाल राहत कोष के लिए दे दिया।
बाद में लेखिका कर्नाटक के एक छोटे से कस्बे बागलकोट में रहीं। तब तक उसके 2 बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने की उम्र में पहुंच गए थे, लेकिन वहां कोई ढंग का विद्यालय नहीं था। विद्यालय खोलने के लिए कैथोलिक बिशप से हुई बहस के बाद उसने तय किया कि वह स्वयं अंग्रेजी, हिंदी एवं कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल खोलेंगी। मतलब जब बिशप ने मना कर दिया तो उन्होंने खुद तय किया कि वो स्कूल खोलेंगी जिसमें अंग्रेजी, हिंदी एवं कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाई जाएगी और कर्नाटक सरकार से मान्यता भी दिलवाएंगी। उसने अपने बलबूते पर ऐसा एक प्राइमरी विद्यालय खोल दिया। उसके और अन्य अफसरों के बच्चे भी इसी विद्यालय में पढ़े। बाद में अनेक लोगों की मदद से उन्होंने अंग्रेजी, कन्नड़, हिंदी सिखाने वाला स्कूल खोला तथा स्कूल को कर्नाटक सरकार से मान्यता भी दिलवा दी। लेखिका सोचती थी कि शहर में अकेले मंजिल की ओर बढ़ते जाने का मजा कुछ और ही है। तो जो लेखिका थी उन्होंने अपना जो दृढ़ निश्चय किया था उसको पूरा किया। लेखिका स्वयं को अपनी छोटी बहन रेणु से कम आंकती है, फिर भी लेखिका अपने जिद्दीपन के कारण हर जगह सफल रही, विशेष रूप से लेखन के मंच पर। एक बार की घटना को याद करते हुए रेणु के विषय में लिखती हैं कि दिल्ली में वर्ष 1950 के अंतिम दौर में 9 इंच तक तेज बारिश हुई। रेणु की स्कूल बस नहीं आई। सबने उसे स्कूल जाने से मना किया कि स्कूल बंद होगा। वह नहीं मानी। अपनी धुन की पक्की होने के कारण 2 मील पैदल चलकर गई और फिर उतना ही पैदल चलकर वापस आई क्योंकि स्कूल बंद था। रेणु की अकेले स्कूल जाने की धुन और उससे उत्पन्न रोमांच कितना एकाकी और मजेदार रहा होगा। लेखिका का मानना है कि सचमुच अपनी धुन में मंजिल की ओर बढ़ते जाना और अकेलेपन का मजा ही कुछ और होता है। मेरे संग की औरतें एक नए ढंग या शैली में लिखा गया संरचनात्मक गद्य है। यह पाठ ऐसी औरतों पर केंद्रित है। इस पाठ में लेखिका ने ऐसी औरतों के बारे में बताया है जिन्होंने परंपरागत ढंगगत तरीके से जीवन जिया, लेकिन साथ ही ये लीक से हटकर जीने की भी प्रेरणा देती हैं। पाठ में लेखिका की नानी, परदादी, माँ, बहनें और स्वयं लेखिका की कहानी बताई गई है। ये सभी चरित्र वस्तुतः लेखिका के संग की ही महिलाएं हैं। जितनी भी यहाँ पे चरित्र की महिलाएं हैं सभी लेखिका के साथ की हैं। लेखिका इस शीर्षक के माध्यम से किन्हीं विशिष्ट स्त्रियों के बारे में उनके विशिष्ट व्यक्तित्व की चर्चा करने का लक्ष्य नहीं रखती, बल्कि सामान्य स्त्रियों के व्यक्तित्व में निहित विशिष्ट गुणों को उभारना चाहती है कि सामान्य स्त्रियों में क्या विशिष्ट गुण होते हैं उसको उभारना चाहती हैं। इसलिए वह अपने संग की सामान्य महिलाओं की चर्चा करती हैं। इस प्रकार यह पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।